हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 11 हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अध्याय 10 तक मतलब हमारे जो सेकंड बुक के चौथे चैप्टर तक हम लोगों को सारे प्रश्न बैंक के हल दे चुके हैं। यहाँ पे हम अध्याय जो 11 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था उसके लिए वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो देख सकते हैं। राजनीति के वीडियो भी हमने डाले हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्योंकि पेपर की तैयारी शुरू हो चुकी है, अंग्रेजी का पहला पेपर है आप लोगों का, तो आप अंग्रेजी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए। हमने एक वीडियो डाला है और भी हम डालने वाले हैं। हमने पैसेज के लिए वीडियो डाल चुके हैं हम, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 11। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अध्याय 11 मतलब आपकी सेकेंड बुक का 5वां चैप्टर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक अंक का उत्तर और एक 2 अंक का और एक 3 अंक का उत्तर आएगा। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें। उन्होंने पूछा है सही विकल्प चुनिए, प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? जो प्रत्यक्ष कर है वो होता है आयकर और उपहार कर। निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? तो इसका आंसर होगा बिक्री कर और उत्पाद शुल्क दोनों। निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो ए वाला होता है, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय नहीं होता है कभी भी पुल के निर्माण में। कौन सा होता है? पूंजीगत व्यय होता है। इसके बाद और आगे देखते हैं, बजट की अवधि कितनी होती है? तो बजट की अवधि होती है वार्षिक। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट उपयुक्त होता है? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए जो होता है वो होता है घाटे का बजट। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो होता है प्राथमिक घाटा। याद रखना, विकासशील राष्ट्र मतलब भारत जैसे जो राष्ट्र होते हैं वहां घाटे का बजट पेश किया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में आएगा बजट, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा आपका अप्रत्यक्ष, तीसरे रिक्त स्थान में आएगा अप्रत्यक्ष, चौथे में आएगा आपका प्रत्यक्ष, 5वें रिक्त स्थान में आएगा 2017 और 6ठे रिक्त स्थान में आएगा अनुमानित। अब बात करते हैं सत्य की। तो बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है, तो गलत बात है ये, क्योंकि वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट प्रस्तुत करती है। ब्याज भुगतान योजना मद है, तो ये क्या है? ये भी असत्य है। भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता है, ये बात सत्य है। रेल बजट जो होता है वो अलग से होता है। चौथा, मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है। बिल्कुल आधिक्य का बजट बनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके ऐसा बजट बनाया जाता है। विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट पेश किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। और जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं जोड़ी की। निगम कर सुपर टैक्स, सेवा कर 1994-95, आयकर सर जेम्स विलियमसन, धन कर संपत्ति कर। बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास। और बजट की अवधि अभी हाल हमने पढ़ा है, बजट की अवधि होती है 1 वर्ष की, ये किसी में भी नहीं आएगा। तो ये हो गई आपकी जोड़ी।
अब बात करते हैं एक वाक्यों के उत्तर की। पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण, सॉरी ये 3 अंक वाला। एक वाक्य के उत्तर देखते हैं। जीएसटी का पूरा नाम, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए। तो घाटे के बजट का एक प्रभाव होता है आयोग की सीमांत प्रवृद्धि में वृद्धि से रोजगार में वृद्धि होती है। आयोग की सीमांत प्रवृद्धि में वृद्धि से रोजगार में वृद्धि होती है। तीसरा है 2017 में कौन सा कर लगाया गया था? तो यही जीएसटी लगाया गया था। कौन सा? जीएसटी लगाया गया था। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? तो बजट में वो जो उल्लेख होता है वो ऋण और अनुमोदनों का, ऋण और अनुदानों का, ऋण व अनुदान, ऋण और अनुदान का उल्लेख होता है। किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माने जाता है? अभी हाल हमने पढ़ लिया 3 बार, घाटे का बजट। और शिक्षा पर व्यय कैसा माना जाता है? विकासात्मक व्यय माना जाता है, विकासात्मक व्यय। अब बात करते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। तो सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सरकारी बजट का अर्थ, सरकारी बजट का अर्थ का आशय क्या है देखिए। तो ये सरकारी बजट से आशय उस विवरण से है जिसमें सरकारी आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों, गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियां तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों का उल्लेख होता है। अगला प्रश्न है संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलित बजट से आशय उस बजट से है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली आय एवं सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय दोनों बराबर होते हैं। मतलब सरकार को प्राप्त होने वाली आय और व्यय किए जाने वाला व्यय जो है वो दोनों क्या हो? बराबर हो। प्रश्न नंबर 3 है आधिक्य का बजट किसे कहते हैं? आधिक्य के बजट से आशय उस बजट से जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली अनुमानित आय अधिक होती है एवं सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय आय की तुलना में कम होता है। ये उसका उल्टा क्वेश्चन। पूरक बजट किसे कहते हैं? पूरक बजट वह बजट है जो किसी देश की सरकार के द्वारा भूकंप, युद्ध, बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है। प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय हैं जो उत्पाद के निर्माण या सेवाओं के प्रावधान में किए जाते हैं। इन व्यय को सीधे सीधे प्रभारित किया जा सकता है। अतः प्रत्यक्ष व्यय प्रभार्य व्यय है, जैसे कच्चे माल और मेलागत मजदूरी आदि। अप्रत्यक्ष व्यय उन समस्त व्ययों को कहा जाता है जो किसी उत्पाद के निर्माण या सेवाओं के प्रावधान के समग्र रूप से किए जाते हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय की बिजली का बिल, ये सब इसमें आएंगे अप्रत्यक्ष कर में, व्यय में। अंतरिम बजट किसे कहते हैं? जब केंद्र सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने के लिए समय नहीं होता है तो वह अंतरिम बजट पेश करती है। इस बजट में सामान्य सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं करती है। नेक्स्ट है घाटे का बजट क्या होता है? घाटे का बजट से आशय है उस बजट से जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली अनुमानित व्यय की अपेक्षा सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय अधिक हो।
नेक्स्ट है वस्तु व सेवा कर, दैट मीन्स जीएसटी क्या है। वस्तु व सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। अब बात करते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्नों की। राजकीय घाटा और राजस्व घाटा में अंतर बताइए। तो देखते हैं हम अंतर। तो ये होगा आपका राजकीय घाटा और राजस्व घाटा में अंतर। सरकार की कुल कमाई और खर्च के ऋणात्मक अंतर को राजकीय घाटा कहते हैं और राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। तो उसके लिए 3 पॉइंट दे रखे। प्रश्न नंबर दूसरा है इसका, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो राजस्व व्यय वह व्यय जो सामूहिक उपभोग की वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए किया जाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। और जो पूंजीगत व्यय है वो होता है वह व्यय जो दीर्घकालीन योजनाओं तथा निर्माण पर किया जाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है बजट के 3 उद्देश्य। तो बजट के 3 उद्देश्य बताने, पहला यहां बता रखा है संसाधनों का पुनर्वितरण। जब बाजार अर्थतंत्र से वांछित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो, इसके आगे का मैं बताता हूं आपको। मेन मुद्दे की बात याद रखना। पहला टॉपिक है संसाधनों का पुनर्वितरण। तो ये उस पार्ट का आगे कि सरकार के बजट के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़ता है और तदनुसार संसाधनों को पुनरावंटित करना पड़ता है। आप यहां तक भी लिख जाएंगे तो चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है मूल्यों की अस्थिरता लाना, मूल्यों में स्थिरता लाना। और तीसरा पॉइंट है आय तथा धन की विषमता को दूर करना। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बजट का महत्व। तो ये हो गया आपका बजट का महत्व। बजट के 3 उद्देश्य है। पहला हिसाब देयता का उद्देश्य, दूसरा आर्थिक नियंत्रण का उद्देश्य और तीसरा राजकोषीय उपकरण के रूप का महत्व। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। तो प्रश्न है घाटे के बजट पर टिप्पणी कीजिए। तो घाटे के बजट का आशय अभी हाल बताया था कि कुल आय और कुल व्यय में अंतर हो, उसे घाटे का बजट कहते हैं। कुल आय और कुल व्यय में राजस्व खाते एवं पूंजी खातों में प्राप्तियां एवं व्ययों दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये पूरा आपका जो घाटे के बजट का जो टिप्पणी है वो हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैर कर राजस्व की मदें क्या है। तो ये होती है ब्याज प्राप्ति, राज्य संघ शासित राज्य, रेलवे और दूरसंचार इत्यादि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा शुद्ध योगदान। ऐसे आप 3-4 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट के कोई 3 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो बजट के 3 प्रकार जो होते हैं वो देखते हैं। देखिए बजट के 3 प्रकार बता रहा हूं, 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, संतुलित बजट, असंतुलित बजट और आधिक्य का बजट। संतुलित बजट जब आय और व्यय की राशि समान हो तो संतुलित बजट, जब आय और व्यय की राशि समान नहीं हो तो असंतुलित बजट, जिसको घाटे का और आधिक्य का बजट भी कहते हैं। और आधिक्य का बजट जब बजट में अनुमानित आगमों की तुलना में व्यय कम दर्शाए जाए तो वह आधिक्य का बजट। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। अगला देखते हैं 8वां। प्रश्न नंबर 8 है गैर विकासीय व्यय और विकासीय व्यय में अंतर। तो आपको दिख ही रहा है विकासीय व्यय में सामाजिक कल्याण होता है,
गैर विकासी व्यय में सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि होती है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कर्मचारियों का वेतन, सेना, पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था के लिए जो कर होता है वो होता है। तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां देखते हैं। 9वां प्रश्न है, मतदान अयोग्य मदें कौन सी है? कहां से मतदान के लिए पैसा नहीं ले सकते हैं? मतदान अयोग्य मदें वे होती है जिनमें व्यय की स्वीकृति के लिए लोकसभा मतदान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये व्यय भारत के संगठित कोष में चुकाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता। ये सब काय में इनके लिए वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि बढ़ाना है कि घटाना है कि कुछ नहीं करना है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, बजट की निर्माण की प्रक्रिया और सरकारी बजट के प्रमुख अवयव को समझाइए। जिससे क्वेश्चन 3 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, पर मैं इनके मुख्य बातों के पॉइंट आप लोगों को यही बता देता हूं। बजट निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? बजट की तैयारी करना। पहला पॉइंट हो जाएगा बजट की तैयारी करना। दूसरा, बजट को प्रस्तुत करना। आप लोग देखते हो बजट आता है और टीवी में बताते हैं, तो पहला बजट को तैयार करते हैं, फिर बजट को प्रस्तुत करते हैं, फिर बजट पे बहस होती है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा बजट पर बहस। चौथा पॉइंट बजट पे मतदान। 5वां पॉइंट विनियोग और वित्तीय विधेयक। 6ठा पॉइंट बजट का क्रियान्वयन। ये 6 बातें होती है। वैसे मेजोरिटी की सरकार जब होती है, जिनके पास बहुमत ज्यादा होता है, जैसे वर्तमान सरकार जो है उनके पास बहुमत ज्यादा है, तो मतदान का इश्यू इतना बड़ा नहीं होता है। पर जब सदन में मेजोरिटी नहीं हो अगर सरकार सत्ता पक्ष की, तो हर बजट में या हर कानून के लिए उनको क्या करना पड़ता है? मतदान करवाना पड़ता है। तो ये पॉइंट होंगे उसके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट के प्रमुख अवयव को समझाइए। तो उसके सरकारी बजट के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक तो राजस्व प्राप्ति का और एक पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्ति में कौन कौन आते हैं? राजस्व प्राप्ति में आते हैं कर आय, लाभ और लाभांश, ब्याज आय और गैर कर आय। और पूंजीगत में कौन सी आती है? जो खाते, विदेशी ऋण, घरेलू भाग, निचली विदेशी ऋण, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए और मैं आप लोगों को वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।